प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। इस चैप्टर के आधे हिस्से के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। शेष जो हिस्सा है उसके बारे में चर्चा होने जा रही है। धार्मिक समूहों के अधिकार। पहली बात, जैसा कि बताया जा चुका है, संविधान निर्माता विभिन्न समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को उतना ही जरूरी मानते थे जितना विभिन्न व्यक्तियों के बीच बराबरी को। इसका कारण यह कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का भाव सीधे सीधे उसके समुदाय की हैसियत पर निर्भर करता है। यदि एक समुदाय दूसरे के प्रभुत्व में हो तो उसके सदस्य भी कम स्वतंत्र होंगे। दूसरी तरफ अगर दो समुदायों के बीच बराबरी का संबंध हो, एक का दूसरे पर प्रभुत्व न हो, तो इन समुदायों के सदस्य आत्मसम्मान और आज़ादी के भाव से भरे होंगे। इसलिए भारतीय संविधान सभी धार्मिक समुदायों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों की धार्मिक स्वतंत्रता होता है। राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। दूसरी बात, धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ भारत में पारस्परिक निषेध नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धर्म से अनुमोदित रिवाज मसलन छुआछूत व्यक्ति को उसकी बुनियादी गरिमा और आत्मसम्मान से वंचित करते हैं। इन रिवाजों की पैठ इतनी गहरी और व्यापक थी कि राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना इनके खात्मे की उम्मीद नहीं थी। राज्य को धर्म के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना ही पड़ा। ऐसे हस्तक्षेप हमेशा नकारात्मक नहीं होते। राज्य ऐसे में धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर धार्मिक संगठन द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान को वह धन दे सकता है। इस तरह राज्य धार्मिक समुदायों की मदद भी कर सकता है और बाधा भी पहुंचा सकता है। यह इस बात पर निर्भर है कि राज्य के किन कदमों से स्वतंत्रता और समता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। भारत में धर्म और राज्य के अलगाव का अर्थ पारस्परिक निषेध नहीं, बल्कि राज्य की धर्म से सिद्धांतगत दूरी है। यह एक जटिल विचार है। इससे राज्य को सभी धर्मों से दूरी रखने की छूट मिलती है ताकि वह अवसर के अनुकूल धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सके अथवा ऐसे मामलों में दखल देने से बचा रहे। यह इस बात पर निर्भर है कि इन दोनों में से किस कदम से स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। हमने अभी तक 3 केंद्रीय विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इन्हें हमारे संविधान की उपलब्धियां भी कहा जा सकता है। पहली बात तो यह कि हमारे संविधान ने उदारवादी व्यक्तिवाद को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह सब एक ऐसे समाज में किया गया जहां सामुदायिक जीवन मूल्य व्यक्ति की स्वायत्तता को कोई महत्व नहीं देते अथवा शत्रुता का भाव रखते हैं। दूसरे, हमारे संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच लाए बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक
वचनबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में कहीं आगे है। क्या कोई इस बात को भूल सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य योजना सन 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद आरंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग 2 दशक पहले ही अपना लिया था। तीसरे, विभिन्न समुदायों के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में भी भारतीय संविधान ने समूहगत अधिकार, ग्रुप राइट्स जैसे सांस्कृतिक विशिष्टता की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान किए हैं। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माता उस चुनौती से निपटने के लिए बहुत पहले से तैयार थे, जो 4 दशक बाद बहुसंस्कृतवाद के नाम से जानी गई। सार्वभौम मताधिकार 2 अन्य केंद्रीय विशेषताओं को उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। सार्वभौम मताधिकार के प्रति वचनबद्धता अपने आप में कोई कम उपलब्धि नहीं, खास तौर पर उस स्थिति में जब माना जाता हो कि भारत में परंपरागत आपसी ऊंच नीच का व्यवहार बहुत मजबूत है। उसे समाप्त कर पाना लगभग असंभव है। सार्वभौम मताधिकार को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जाएगा क्योंकि पश्चिम के उन देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ अस्थायी रूप से जम चुकी थी, कामगार तबके और महिलाओं को मतदान का अधिकार काफ़ी देर से दिया गया था। एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात्य, इसको ध्यान रखेंगे, एक बार राष्ट्र के विचार ने समाज के अभिजात तबके में जगह बना ली तो इसके परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक स्वशासन का विचार भी पनपा। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की धारणा में हमेशा एक ऐसी राज्य व्यवस्था की बात मौजूद रही जो समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा पर आधारित हो। सार्वभौम मताधिकार का विचार भारतीय राष्ट्रवाद के बीज विचारों में एक है। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से सन 1895 में हुआ था। इस पहले प्रयास में ही इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने तथा सरकारी पद हासिल करने का हक है। मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी में नागरिकता की इसी धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 24 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे हर व्यक्ति को नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो राष्ट्रमंडल की भूसीमा में पैदा हुआ है और जिसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है अथवा जिसके पिता इस भूसीमा में जन्मे हों या बस गए हों। इस तरह शुरुआती दौर से ही सार्वभौम मताधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण और वैधानिक साधन माना गया। इसके सहारे राष्ट्र की जनता अपनी इच्छा का इजहार करती है। आगे हम बढ़े, इसके पहले कथन देख लें आप। अलाद कृष्ण स्वामी अय्यर का संविधान सभा के वाद विवाद में आपने क्या कहा था? सभा ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करते हुए तथा इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की यह शुरुआत सबका भला करेगी। संघवाद जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर विद्यार्थी जान लें, इस काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया। धारा 370 अब समाप्त हो चुकी है। फिर भी पहले क्या था उसके बारे में आप यहाँ पर जान लें, वह आपके लिए और जो अध्ययन करने वाले
अन्य लोग हैं उनके लिए सार्थक सिद्ध होगी। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से संबंधित अनुच्छेदों को जगह देकर भारतीय संविधान ने असमतोल संघवाद जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को अपनाया। संघवाद से संबंधित अध्याय में आपने देखा कि संविधान में एक मजबूत केंद्रीय सरकार की बात मानी गई है। संविधान का झुकाव केंद्र सरकार की मजबूती की तरफ तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों की कानूनी हैसियत और विशेषाधिकार में महत्वपूर्ण अंतर है। अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक बनावट समतोल है, लेकिन भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असमतोल है। कुछ एक इकाइयों की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना में बराबर इस बात का ख्याल रखा गया कि इन इकाइयों के साथ संबंध अनूठे रहें अथवा इन्हें विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय इस आधार पर किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस देश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। यह एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना संविधान ठीक इसी तरह अनुच्छेद 371 ए के तहत पूर्वोत्तर के प्रदेश नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद न सिर्फ नागालैंड में पहले से लागू नियमों को मान्यता प्रदान करता है, बल्कि अप्रवास पर रोक लगाकर स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। बहुत से अन्य प्रदेशों को भी ऐसे विशेष प्रावधानों का लाभ मिला है। भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न प्रदेशों के साथ इस असमान बर्ताव में कोई बुराई नहीं है। हालांकि संविधान में मूल रूप से यह बात नहीं कही गई है, परंतु आज भारत एक भूभाषिक संघ है। हर बड़े भाषाई समूह की राजनीतिक मान्यता है और इन्हें परस्पर बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इस तरह भारत के लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद ने सांस्कृतिक पहचान के दावे को एकता के दावे के साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भारत में एक भरा पूरा राजनीतिक मैदान मौजूद है जिसमें परस्पर प्रतिस्पर्धी बहुविध अस्मिताओं को राजनीतिक दावेदारी करने की छूट है। राष्ट्रीय पहचान संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है। इस संबंध में हम यहाँ कुछ बातों पर गौर करेंगे। अभी जिन बातों की चर्चा हुई उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। इसे धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया। संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की बात नकार दी गई। पृथक निर्वाचन मंडल की बात को नकारने का कारण यह नहीं था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है अथवा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है। इसको नकारने का कारण यह था कि इससे राष्ट्रीय जीवन संस्था में बाधा पहुंचती है। प्रक्रियागत उपलब्धि 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी हैं। अव्वल तो यह कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूहों और हितों की संविधान रक्षा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी। इसलिए इस सभा की बहसों से यह साफ जाहिर हो जाती है कि संविधान निर्माताओं का नज़रिया यथासंभव सबको शामिल करने का था। यह खुलासा इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों की तुला पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुला पर तौल कर परखने के लिए तैयार है।
इससे यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमत और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। आप सरदार पटेल का यह कथन देखें, लेकिन आगे चलकर यह भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है। दूसरे, इससे सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकार के भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो यह समझौता बुरा है। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और यह सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, परंतु है नहीं। फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अडिग थी कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमत से लिया जाए। यह दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। आलोचना। भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं हैं। इनमें से 3 पर यहाँ संक्षेप में चर्चा की जाएगी। नंबर 1, यह संविधान अस्त व्यस्त है। नंबर 2, इनमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। नंबर 3, यह संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बताया जाता है। इसके पीछे यह धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए। लेकिन यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में है। सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही है, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य और कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान हैं। क्या आपको याद है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? उस वक्त सार्वभौम मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था और संविधान सभा के अधिकांश सदस्य समाज के अगड़े तबके के थे। क्या इससे लगता है कि देश के सभी लोगों की नुमाइंदगी हमारे संविधान में नहीं हो सकी? यहाँ जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के 2 हिस्सों में फर्क करें। इसमें एक को हम चाहे तो आवाज़ कह सकते हैं और दूसरे को राय। नुमाइंदगी में आवाज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज़ से होनी चाहिए, न कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज़ से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौम मताधिकार से। बहरहाल, हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। यह कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति है कि संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक पुट जरूर है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहसों को पढ़ें तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकारों पर
आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न तबके के सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए। क्या यह संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है, या अंबेडकर की प्रतिमा सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है? यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। एक अंतिम आलोचना यह है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है। इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है। भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने यह बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक मूल्यपरक गतिमत भारत की असली जनता और उसके आचार विचार के सांस्कृतिक तथा मूल्यपरक गतिमत के अनुकूल नहीं है। यह आरोप कितना सच है, इसको आप देखें। यह बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है, लेकिन इससे यह पूरी तरह से विदेशी नहीं हो जाता। पहली बात तो यह कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया है बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया है। इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। राम मोहन राय से इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी। आज भी यह प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी सन 1841 में ही यह बात जाहिर हो गई थी। उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इस तरह आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दूसरे, जब पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता से जोड़ा जा सकता है और न ही देसी परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र गैर मुस्लिम मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास के रूप में बंधनों को भी तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मिल का भाव था। यह संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे। लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माता इसी रूप में शिक्षित हुए थे। यह ठीक वैसा ही संविधान है जैसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे और जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक न था कि हनुमंथैया। संविधान सभा के वाद विवाद में उन्होंने यह बातें कही थी। सीमाएं, इस बात का मतलब यह मतलब नहीं कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते हुए यह बात स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएं, ऐसी बातें बच जाएं जिनके पुनरावलोकन की जरूरत हो। इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई। फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएं हैं। संविधान की सीमाओं की चर्चा कर लेते हैं। पहली बात यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की अवधारणा बहुत केंद्रीकृत है। दूसरे, इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान
नहीं दिया गया है। तीसरे, यह बात स्पष्ट नहीं है कि एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। संविधान की इस सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क यह है कि संविधान की ये सीमाएं इतनी गंभीर नहीं हैं कि ये संविधान के दर्शन के लिए ही खतरा पैदा कर दें। निष्कर्षतः इस अध्याय में हमने जाना कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवंत बनाती हैं। कानून, प्रावधान और संस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत तथा समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। इस पुस्तक में हमने जिस संस्थानिक व्यवस्था का अध्ययन किया है उसके मूल में है भविष्य के प्रति एक दृष्टि। इस दृष्टि को सबकी सहमति हासिल है। यह दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक सांस्थानिक रूप प्रदान किया। इस तरह संविधान में एक दृष्टि रूपायत हुई। बहुत से लोगों का कहना है कि इस दृष्टि अथवा संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में है। क्या आपने ध्यानपूर्वक संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है? इसमें बहुत से उद्देश्यों का जिक्र तो है ही, साथ में एक विनम्र दावेदारी भी है। इस संविधान को महान व्यक्तियों के एक समूह ने नहीं प्रदान किया। इसकी रचना और इसका अंगीकार हम भारत के लोग के द्वारा हुआ। इस तरह जनता स्वयं अपनी नियत की नियंता है। लोकतंत्र एक साधन है जिसके सहारे लोग अपने वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। आज प्रस्तावना के इस उद्घोष को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हम बहुत से मसलों पर लड़े हैं। हमने देखा है कि अदालतों और सरकारों के बीच अनेक व्याख्याओं पर असहमत है। केंद्र और प्रादेशिक सरकारों के बीच मत वैभिन्न है। राजनीतिक दल संविधान की विविध व्यवस्थाओं के आधार पर पूरे जोर शोर से लड़ते हैं। अगले साल आप पढ़ेंगे कक्षा 12 में के पाठ्यक्रम में हमारी राजनीति में बहुत सी समस्याएं और कमियां हैं। फिर भी अगर आप किसी राजनेता अथवा आम नागरिक से पूछें तो पाएंगे कि हर कोई संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है। हम सब साथ रहना चाहते हैं। समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता की भावना के आधार पर समृद्धि करना चाहते हैं। संविधान की दृष्टि अथवा दर्शन में यह साझेदारी संविधान को अमल में लाने का महत्वपूर्ण परिणाम है। सन 1950 में इस संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आज इस संविधान के दर्शन को जीवंत रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। प्रश्नावली देखें आप। क, पुत्र और पुत्री दोनों का परिवार की संपत्ति में हिस्सा होना। ख, अलग अलग उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री कर का सीमांकन अलग अलग होगा। ग, किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। घ, बेगार अथवा बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जाएगी। आप देखें आगे। लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत। क, सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए होती है। ख, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से सुरक्षा देने के लिए होती है। औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्षणिक आवेग में दूरगामी के लक्ष्यों से कहीं विचलित न हो जाए। शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक बदलाव लाने के लिए होती है। आगे देखें। बहसों को पढ़ने और समझने के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं।
कौन सा इस कथन में इन दलीलों को आप देखें कि कौन सी बहसें आज भी प्रासंगिक हैं। देख सकते हैं आप, एक क ख ग, और इस प्रकार से आप देखें कि भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अंतर इन विषय बिंदुओं पर आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। और देखें आप, धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है। यहाँ देख लें आप, ये सारे बिंदु दिए गए हैं। सुमेलित करना है कौन किससे जुड़ा हुआ है। चर्चा, पहले भी हमने कहा है कि चर्चा आवश्यक है विद्यार्थियों को आपस में, उससे उनके तर्क शक्ति में वृद्धि होती है और विशद जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। जयेश, सबा और जयेश ने आपस में, नेहा ने इन विषयों पर चर्चा किया, भारतीय और पश्चिमी। और यहाँ पर देखिए आप, भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रतिनिधिमूलक नहीं थी, प्रतिध्वनात्मक नहीं रह जाती। भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन से प्रमाण देंगे। आज आप संविधान लिख रहे होते तो इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में किन प्रावधानों की सिफारिश करते। ये तरह तरह की चीज़ें हैं, पक्ष विपक्ष की सारी चीज़ें, गुण और जो अवगुण कहा जा, जिसे उन सब पर विद्यार्थी गहन मंथन चिंतन करेंगे, ढूंढेंगे कि भारतीय संविधान में इन तत्वों को लेकर के क्या उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन पूर्ण होता है। और हम बता दें कि तथ्यात्मक चीज़ों को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त विषय वस्तु को हमने सब कुछ NCERT से लिया है, जिससे विद्यार्थियों में किसी तरह के भ्रम की स्थिति नहीं रहे। इसलिए हम NCERT को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम इसका श्रेय उसे देते हैं और हम उसका बहुत बहुत आभारी भी हैं।